नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश, दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी कि फटाफट अंदाज में। मैं हूं जया सिन्हा, तो आइए देखते हैं खबरें तेज रफ्तार से। दिल्ली के हैदराबाद हाउस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा के बीच प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता हुई। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली के हैदराबाद हाउस में प्रधानमंत्री किशिदा फूमियो का किया स्वागत। जापान के प्रधानमंत्री किशिदा फूमियो का भारत आगमन पर हवाई अड्डे पर जोरदार स्वागत किया गया। उनकी आगवानी केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने की। जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा ने दिल्ली पहुंचने के बाद सबसे पहले राजघाट पर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित की। जापान के प्रधानमंत्री दोपहर बाद 41वां सप्रू हाउस व्याख्यान देंगे। 2014 में भारत और जापान के संबंधों को विशेष रणनीतिक और वैश्विक भागीदारी का दर्जा प्राप्त हुआ था। दोनों देशों के बीच रक्षा और सुरक्षा, व्यापार, निवेश, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, शिक्षा और स्वास्थ्य देखभाल जैसे विभिन्न क्षेत्रों में व्यापक भागीदारी है। ऊर्जा और नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह राजधानी दिल्ली के आईटीसी मॉरिस शेरेटन में CEEW स्टडीज और इंटेलीस्मार्ट के इनोवेशन चैलेंज इंस्टिंक्ट 3.0 को करेंगे लॉन्च। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय आज से देश भर में विभिन्न गतिविधियों के साथ 3 अप्रैल 2023 तक 5वां पोषण पखवाड़ा मना रहा है। इस पखवाड़े का उद्देश्य पोषण के महत्व के बारे में जन आंदोलन और जन भागीदारी के माध्यम से जागरूकता का प्रसार करना और पौष्टिक खान पान की आदतों को बढ़ावा देना है। पोषण अभियान का शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 8 मार्च 2018 को किया था। इस अभियान ने पोषण के मुद्दे को विचार विमर्श के केंद्र में ला दिया है। इस वर्ष के पोषण पखवाड़े का विषय है सबके लिए पोषण, स्वस्थ भारत की ओर बढ़ते कदम। वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष घोषित किया जाने के कारण इस वर्ष श्री अन्न को लोकप्रिय बनाने पर विशेष ध्यान। पखवाड़े के दौरान कुपोषण की समस्या से निपटने के लिए पोषण श्री अन्न को लोकप्रिय बनाने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। साथ ही सक्षम आंगनवाड़ियों को लोकप्रिय बनाने के लिए अभियान चलाए जाएंगे। पिछले वर्ष पोषण पखवाड़े के दौरान देश भर में लगभग 3 करोड़ क्रियाकलाप आयोजित किए गए थे। देश को कुपोषण मुक्त बनाने का लक्ष्य हासिल करने के लिए व्यक्तिगत और सामुदायिक स्तर पर व्यवहार परिवर्तन महत्वपूर्ण। मेघालय विधानसभा का बजट सत्र आज से राजधानी शिलोंग में शुरू। वित्त मंत्री का भी प्रभार संभाल रहे राज्य के मुख्यमंत्री कोनराड संगमा 23 मार्च को वित्त वर्ष 2023-24 के लिए पूर्ण बजट पेश करेंगे। नवनिर्वाचित नागालैंड विधानसभा का पहला सत्र आज से राजधानी कोहिमा में शुरू हो गया है। पहले दिन विधानसभा के नवनिर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाई जाएगी और विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव भी होगा। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन में आज से युवा वैज्ञानिक पंजीकरण 2023 शुरू हो गया है। इच्छुक छात्र अपनी पात्रता की जांच कर सकते हैं और आवेदन कर सकते हैं। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने राहुल गांधी के हालिया बयानों को लेकर प्रेस से कहा, राहुल गांधी ने लंदन में देश के लोकतंत्र, मीडिया और न्यायपालिका पर जो सवाल खड़े किए हैं उस पर उन्हें देश से माफी मांगनी चाहिए। केंद्रीय मंत्री और भाजपा नेता हरदीप सिंह पुरी ने कहा, राहुल गांधी ने विदेशी ताकतों को भारत के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने के लिए उकसाया है। इसके लिए उन्हें देश से माफी मांगनी चाहिए। हरदीप सिंह पुरी ने आपातकाल पर हमला बोलते हुए कहा कि इंदिरा गांधी की सरकार के समय नागरिकों की स्वतंत्रता पर अंकुश लगाया गया था। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि पिछले 6 वर्षों में यात्रियों की संख्या लगभग 2 गुनी हो गई है। भारत दुनिया में नागरिक उड्डयन मार्केट में तीसरे नंबर पर। सिंधिया ने कहा कि 2030 तक हम दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएंगे। पिछले 9 साल में हमने देश में एयरपोर्ट की संख्या 2 गुनी की है। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि उड़ान योजना के तहत 100 हवाई अड्डों का लक्ष्य है, जिनमें से आज 74 हवाई अड्डे बन गए हैं और 26 का निर्माण करना बाकी है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की बेटी के कविता से प्रवर्तन निदेशालय में वो ऑफिस पहुंच गई हैं। दिल्ली शराब नीति घोटाले में ईडी आज उनसे दूसरी बार पूछताछ कर रही है। 16 मार्च को भी कविता से पूछताछ के लिए बुलाया गया था, लेकिन तब कविता ईडी के दफ्तर नहीं पहुंची थी। उन्होंने एजेंसी के पास अपने वकील के हाथों डॉक्यूमेंट्स भेज दिए थे। कविता पर आरोप है कि वे साउथ
कॉकटेल का हिस्सा है, साउथ कार्टेल का हिस्सा है, जिसने रिश्वत देकर दिल्ली की शराब नीति में बदलाव कराए और पैसे कमाए। पूछताछ से पहले दिल्ली में केसीआर के घर के बाहर सुरक्षा बलों को तैनात कर दिया गया है। भारत के G20 अध्यक्षता के अंतर्गत दीर्घकालिक आर्थिक कार्य समूह की दूसरी बैठक कल राजस्थान के उदयपुर में शुरू हो रही है। झीलों का शहर उदयपुर 3 दिन की इस बैठक की मेजबानी के लिए पूरी तरह से तैयार। आर्थिक कार्य समूह की बैठक में G20 के सदस्य देशों, अतिथि देशों और विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के 100 से अधिक प्रतिनिधि भाग लेंगे। अतिथियों का स्वागत मेवाड़ी शैली में किया जाएगा। दीर्घकालिक आर्थिक कार्य समूह की बैठक में प्रतिनिधियों का आगमन शुरू हो चुका है। G20 के अंतर्गत चल रहे कामकाज में दीर्घकालिक आर्थिक कार्य समूह की भूमिका महत्वपूर्ण। इसका लक्ष्य स्थायी वित्तीय व्यवस्था करना है। भारत की अध्यक्षता में G20 के अंतर्गत सिविल 20 इंडिया की पहली बैठक सोमवार से महाराष्ट्र के नागपुर में शुरू हो गई है। 2 दिवसीय बैठक में दुनिया भर के सामाजिक संगठनों को यह बताने का अवसर मिलेगा कि G20 के नेताओं से जनता की क्या अपेक्षाएं हैं। 2 दिवसीय स्थापना बैठक में लगभग 250 प्रतिनिधि और 30 वक्ता लेंगे भाग। प्रतिनिधियों को 22 मार्च को नागपुर के पेंच बाग अभयारण्य और अन्य पर्यटन स्थलों को देखने का मिलेगा मौका। तमिलनाडु के कोयम्बटूर स्थित श्री कृष्णा कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में आज से G20 यंग एम्बेसडर समिट 2023 की शुरुआत। G20 यंग एम्बेसडर समिट वैश्विक चुनौतियों पर चर्चा करने के लिए दुनिया भर के युवा प्रतिनिधियों को एक मंच मुहैया कराता है। G20 यंग एम्बेसडर समिट 2023 भारत के युवा केंद्रित प्रयासों का उदाहरण होगा और दुनिया भर के युवाओं को इसके मूल्य और नीतिगत उपायों को प्रदर्शित करने का अवसर मिलेगा। G20 समिट युवाओं को वैश्विक मुद्दे के बारे में जागरूकता बढ़ाने, विचारों का आदान प्रदान करने, बातचीत करने के साथ आम सहमति तक पहुंचकर भविष्य के नेता बनने के लिए प्रोत्साहित करता है। G20 यंग एम्बेसडर समिट 2023 की थीम फ्यूलिंग द फ्यूचर ऑफ ग्लोबल यूथ है। G20 देशों के श्रमिक संघों के पहले श्रम 20 यानी L20 का 2 दिवसीय सम्मेलन आज पंजाब के अमृतसर में संपन्न हो जाएगा। आखिरी दिन विश्व सामाजिक सुरक्षा के मुद्दे पर एक संयुक्त वक्तव्य आने की भी संभावना। संसद में आज भी गतिरोध छाया रहा। लोकसभा में विपक्ष के हंगामे के चलते स्पीकर ओम बिरला ने सदन की कार्यवाही को 2 बजे तक के लिए कर दिया स्थगित। राज्यसभा में भी लगातार दूसरे हफ्ते सरकार और विपक्ष के बीच टकराव जारी। राज्यसभा को सभापति ने दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया। पंजाब में भगोड़े अमृतपाल सिंह के खिलाफ सर्च ऑपरेशन जारी। वारिस पंजाब डे के प्रमुख को पकड़ने के लिए पंजाब पुलिस और केंद्रीय सुरक्षा बल कई जगहों पर कर रही है छापेमारी। पंजाब में कानून व्यवस्था को देखते हुए एक ताजा आदेश में राज्य में सभी मोबाइल इंटरनेट सेवाओं को कल दोपहर तक के लिए निलंबित कर दिया गया है। पंजाब पुलिस ने अमृतपाल सिंह से जुड़े 112 लोगों को गिरफ्तार किया। साथ ही 7 अवैध हथियार, 300 से अधिक कारतूस, 3 गाड़ियां बरामद की गई हैं। पुलिस की जांच में अमृतपाल के पाकिस्तान ISI से लिंक भी आए सामने। पुलिस ने कुछ फोन और वॉकी टॉकी भी बरामद किए हैं, जिन्हें तकनीकी विश्लेषण के लिए भेजा गया है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आज सुबह तेज बारिश हुई। बारिश के बाद तापमान में गिरावट दर्ज किया गया। आज भी पूरे दिन बादल छाए रहने की संभावना। यूपी के कई जिलों में बारिश के साथ तेज हवाएं भी चली और ओले भी गिरे। वहीं मौसम विभाग की ओर से राज्य के कई जिलों में ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया गया है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आज गरज के साथ वर्षा होने की संभावना। मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया और मौसम की गतिविधियों में तीव्र बदलाव को देखते हुए लोगों से तैयार रहने की अपील। मौसम विभाग ने कहा है कि शहर में तेज हवाएं भी चल सकती हैं। हालांकि अगले 4-5 दिनों तक अधिकतम तापमान में बड़ा बदलाव होने की संभावना नहीं। रविवार को गुरुग्राम के कई इलाकों में तेज बारिश हुई। वहीं कुछ इलाकों में बारिश के साथ ओलावृष्टि भी हुई। सड़कों पर ओलों की सफेद चादर बिछ गई। हफ्ते के पहले कारोबारी दिन घरेलू शेयर बाजार में गिरावट के साथ हुई कारोबार की शुरुआत। फिलहाल शुरुआती समय में सेंसेक्स गिरावट के साथ कारोबार करता दिख रहा है। वहीं दूसरी ओर निफ्टी में भी गिरावट दर्ज की गई। और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।
ब्रेक के बाद स्वागत है, आप देख रहे हैं एक्सप्रेस 100। बहरीन अपने देश में प्रौद्योगिकी कर्मियों की संख्या बढ़ाना चाहता है और इस उद्देश्य से उच्च शिक्षा तथा व्यावसायिक प्रशिक्षण के लिए अपने देश में परिसर स्थापित करने के लिए कई भारतीय विश्वविद्यालयों के संपर्क में। प्रधानमंत्री शेख हसीना ने कहा, बांग्लादेश की भारत के साथ पहली सीमा पार तेल पाइपलाइन उनके देश में ईंधन सुरक्षा सुनिश्चित करने में बड़ी भूमिका निभाएगी। और उत्तराखंड में 1 अप्रैल से बिजली की दरों में 12% तक की बढ़ोतरी हो सकती है। इस संबंध में उत्तराखंड ऊर्जा निगम ने प्रस्ताव विद्युत नियामक आयोग को भेज दिया है, जो इस सप्ताह होने वाली अपनी बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दे सकता है। भारत और यूरोपीय संघ ने ब्रसेल्स में व्यापक मुक्त व्यापार समझौते के लिए चौथे दौर की बातचीत पूरी की। इस पहल का मकसद दोनों पक्षों के बीच आर्थिक संबंधों को मजबूत बनाना। भारत को 2030 तक ई कॉमर्स के जरिए $350 अरब के माल निर्यात का लक्ष्य रखना चाहिए और इसके लिए सरकार को एक अलग नीति तैयार करने की जरूरत है। सार्वजनिक क्षेत्र की एनटीपीसी ने पटना जिले में बाढ़ स्थित बिजली घर की 660 मेगावाट क्षमता की चौथी इकाई को ग्रिड से जोड़ दिया। जमीन जायदाद के विकास से जुड़ी कंपनी डीएलएफ गुरुग्राम में एक नई आलीशान आवासीय परियोजना का निर्माण करने के लिए अगले 4 साल में 3,500 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड और उसकी भागीदार बीपी पीएलसी ने अपनी पूर्वी अपतटीय क्षेत्र केजीडी 6 ब्लॉक से प्राकृतिक गैस की बिक्री के लिए नीलामी फिर की शुरू। विदेशी निवेशकों ने इस महीने तक अब तक भारत की इक्विटी में 11,500 करोड़ रुपए का निवेश किया है। इसमें अदानी समूह की कंपनियों में अमेरिका स्थित जीक्यूजी पार्टनर्स के बड़े निवेश का प्रमुख योगदान है। पेटीएम के आईपीओ की असफलता के बाद बाजार नियामक सेबी आईपीओ को मंजूरी देते वक्त सतर्कता बरत रहा है। सेबी ने 2 महीनों में होटल श्रृंखला ओयो का संचालन करने वाली ओरावेल स्टेज सहित 6 कंपनियों की विवरण पुस्तिका को वापस कर दिया है। इजरायल में न्यायिक सुधारों के खिलाफ हो रहे विरोध प्रदर्शन पर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इजरायल के प्रधानमंत्री से बीच का समाधान निकालने का आग्रह किया। नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्पकमल दहल प्रचंड आज संसद में विश्वास मत का करेंगे सामना। प्रधानमंत्री प्रचंड ने कहा, विश्वास मत हासिल करने के दौरान उन्हें 100% वोट मिलेंगे। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान अपने आवास पर घुसने वाली पुलिस कर्मियों पर कानूनी कार्रवाई की तैयारी में। इमरान खान का आरोप, छापेमारी के दौरान पुलिस ने उनके समर्थकों की पिटाई की। वहीं पाकिस्तान सरकार ने कहा, पुलिस अदालत के आदेशों का पालन कर रही है, सरकार का कार्रवाई से कोई लेना देना नहीं। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग आज से 22 मार्च तक रूस की 4 दिवसीय यात्रा पर। शी जिनपिंग का ये दौरा रूस यूक्रेन जंग के बीच हो रहा है। चीन के विदेश मंत्रालय ने कहा, चीन हमेशा शांति का समर्थक रहा है और वार्ता को आगे बढ़ाने की गुजारिश करता है। चीन के विदेश मंत्री ने कहा, शी जिनपिंग अपनी यात्रा के दौरान रूसी राष्ट्रपति से करेंगे मुलाकात। दोनों देशों के बीच व्यापक साझेदारी संबंधों और रणनीतिक सहयोग सहित सामयिक मुद्दों पर होगी चर्चा। व्हाइट हाउस की राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के प्रवक्ता जॉन किर्बी ने कहा कि अगर चीन संघर्ष विराम को बढ़ावा देकर यूक्रेन में युद्ध में खुद को शांति दूत के रूप में पेश करता है तो ये अस्वीकार्य होगा। एक फिलिस्तीनी बंदूकधारी ने वेस्ट बैंक के एक शहर में एक इजरायली दंपत्ति पर उनकी कार में गोलियां चला दी, जिससे वे व्यक्ति घायल हो गया। अफ्रीकी देश में कांगो में एक बार फिर नरसंहार की घटना। कांगो के पूर्वी और उत्तरी प्रांतों में चरमपंथियों ने 22 लोगों की हत्या। दुनिया के सबसे बड़े बैंकों में शुमार यूबीएस ने अपने स्विट्जरलैंड के ही प्रतिस्पर्धी बैंक क्रेडिट स्विस का किया अधिग्रहण। यह अधिग्रहण 3 अरब स्विस फ्रैंक यानी 3.23 अरब अमेरिकी डॉलर में होगा। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों की सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर आज होगा मतदान। विपक्षी पार्टियों ने संसद में अविश्वास प्रस्ताव पेश किया। फ्रांस में पेंशन सुधार बिल को लेकर बड़े स्तर पर हो रहे हैं विरोध प्रदर्शन। इक्वाडोर और उत्तरी पेरू में आए तेज भूकंप से तटीय क्षेत्र को हिला दिया, जिससे कई घरों, स्कूलों और चिकित्सा केंद्रों को हुआ नुकसान। इस भूकंप से 14 लोगों की हो गई है मौत और 380 से अधिक हो गए हैं घायल। कैलिफोर्निया में इस समय तेज बारिश और बाढ़ की स्थिति। बाढ़ के कारण कई घर पानी में डूबे।
दक्षिणी कैलिफोर्निया में बारिश की वजह से सड़कों पर यातायात प्रभावित हुआ है। अधिकारियों ने सैन जोकिन नदी के किनारे रहने वाले लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने का दिया आदेश। उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन ने अमेरिका और दक्षिण कोरिया पर अमेरिकी परमाणु संपत्ति से जुड़े संयुक्त सैन्य अभ्यास का विस्तार करने का आरोप लगाते हुए युद्ध को रोकने के लिए किसी भी समय परमाणु हमला करने के लिए तैयार रहने के लिए देश का आह्वान किया। स्पेन के टेनिस खिलाड़ी कार्लोस अल्काराज ने इंडियन वेल्स का खिताब अपने नाम किया। कार्लोस ने प्रतियोगिता के खिताबी मुकाबले में रूस के दानियल मेदवेदेव को सीधे सेटों में हराया। कजाकिस्तान की अलीना रिबाकीना इंडियन वेल्स महिला का खिताबी मुकाबला जीतने में रही सफल। उन्होंने खिताबी मुकाबले में दुनिया की दूसरी वरीयता प्राप्त बेलारूस की आयरना सवालेंका को हराया। एशियाई खो खो चैंपियनशिप आज से असम में शुरू हो रही है। 4 दिन तक चलने वाली इस प्रतियोगिता के चौथे संस्करण में महिला और पुरुष वर्ग में कुल 17 टीमें लेंगी हिस्सा। विशाखापट्टनम में खेले गए दूसरे वनडे में ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 10 विकेट से हराया। इस जीत के साथ ही ऑस्ट्रेलिया ने इस सीरीज में 1-1 की बराबरी। भारत द्वारा दिए गए 118 रन के आसान लक्ष्य को ऑस्ट्रेलिया ने बिना किसी नुकसान के 11वें ओवर में ही हासिल कर लिया। इससे पहले टॉस हराकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी भारतीय टीम 26 ओवर में 117 बनाकर हो गई आउट। भारतीय टीम की शुरुआत बेहद खराब रही। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच तीसरा और निर्णायक मुकाबला बुधवार को चेन्नई में खेला जाएगा। विमेंस प्रीमियर लीग में आज 2 मुकाबले खेले जाएंगे। पहले मुकाबले में गुजरात जायंट्स और यूपी वॉरियर्स होंगे आमने सामने। गुजरात जायंट्स अंक तालिका में सबसे अंतिम पायदान पर काबिज। आज दिन के दूसरे मुकाबले में मुंबई इंडियंस का सामना दिल्ली कैपिटल्स से। दोनों टीमों के बीच इस मुकाबले में कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है। भारत के अक्षवदीप सिंह ने जापान के नोमी में चल रही एशियन 20 किलोमीटर पैदल चाल प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक अपने नाम किया। एशियन 20 किलोमीटर पैदल चाल प्रतियोगिता के महिला वर्ग में भारत की प्रियंका गोस्वामी ने जीता कांस्य पदक। ताइवान के ताऊ युआन में चल रहे तीरंदाजी एशिया कप में भारतीय तीरंदाजों ने 2 स्वर्ण सहित 3 पदक अपने नाम किए। पुरुषों के व्यक्तिगत स्पर्धा में राहुल ने स्वर्ण पदक पर कब्जा जमाया। पुरुषों के रिकर्व टीम इवेंट में पार्थ रामपाल और राहुल ने स्वर्ण पदक किया हासिल। वहीं पुरुषों के व्यक्तिगत स्पर्धा में रामपाल ने रजत पदक अपने नाम किया। भारत के शीर्ष युगल टेनिस खिलाड़ी रोहन बोपन्ना ने रचा इतिहास। बोपन्ना ने इंडियन वेल्स मास्टर्स के पुरुष युगल का खिताब जीता। मैनचेस्टर यूनाइटेड नेट FA कप के सेमीफाइनल में जगह बना ली है। रविवार देर रात खेले गए क्वार्टर फाइनल मुकाबले में मैनचेस्टर यूनाइटेड ने फुलहम को हरा दिया। गायक संगीतकार और गीतकार राहुल जैन ने यारा, बेपनाह, 2.0, 2 दिल मिल रहे और जन्म पे जन्म जैसे कई गानों को दी है अपनी आवाज। अब वे जाने माने सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर कपिल सोनी के साथ अपने नए गाने लेकर आ रहे हैं। बॉलीवुड अभिनेत्री करीना कपूर खान ने कहा, हिंदी फिल्म इंडस्ट्री अच्छे के लिए बदल गई है और प्रगति के पथ पर है। समग्र रूप से उद्योग बड़े या छोटे अभिनेताओं की अवधारणा से दूर अच्छे अभिनेताओं की ओर बढ़ रहा है। ऑस्कर फीवर के बाद RR के एक्टर्स वापस काम पर लौटे। जूनियर NTR 23 मार्च से NTR 30 की शूटिंग शुरू करने के लिए तैयार। एक्ट्रेस कियारा आडवाणी हैदराबाद में डायरेक्टर S शंकर की अपकमिंग फिल्म RC-15 की शूटिंग फिर से शुरू करने के लिए पूरी तरह तैयार। बिग बॉस 13 की पूर्व कंटेस्टेंट दलजीत कौर ब्रिटेन के बिजनेसमैन निखिल पटेल के साथ शादी के बंधन में बंधी। ट्विटर पर #start आदिपुरुष प्रमोशंस ट्रेंड करने लगा है। ये ट्रेंड प्रभास के चाहने वालों की ओर से चलाया गया। दरअसल प्रशंसक इस बात से थोड़ा नाराज है कि 3 महीने बाद रिलीज होने वाली फिल्म आदिपुरुष को लेकर कोई बड़ा अपडेट नहीं है। रणबीर कपूर की फिल्म तू झूठी मैं मक्कार सिनेमाघरों में लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रही है। होली के मौके पर रिलीज हुई इस फिल्म को समीक्षकों के साथ आम जनता ने भी दिया भरपूर प्यार। एक्ट्रेस चित्रांगदा सिंह ने अपनी अपकमिंग फिल्म गैसलाइट की शूटिंग सेट पर बिताए पलों को साझा किया। बॉलीवुड अभिनेता आशुतोष राणा ने किया खुलासा। राजकुमार राव ने फिल्म भीड़ के एक दृश्य को प्रामाणिक रूप से चित्रित करने के लिए वास्तव में उन्हें थप्पड़ मारने के लिए कहा। तो एक्सप्रेस न्यूज में फिलहाल इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।